जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जो हमारा सीरीज चल रहा था NCERT साइंस का, जिसके अंतर्गत आपको पता है हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 10वीं 12वीं तक की पूरी क्लास साइंस का हम कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज जो है हमारा क्लास 7 यानी कि 7वीं क्लास का एक अगला वीडियो है। इससे पहले जो है हम लोगों ने क्लास 6 का जितने भी चैप्टर था, क्लास 6 के अंतर्गत 16 चैप्टर था, वो हम लोगों ने साइंस की पूरी कवर किया। आज हम कवर करेंगे क्लास 7वीं का 15 नंबर चैप्टर। 15 नंबर चैप्टर के अंतर्गत टोटल जो है प्रकाश के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। क्लास 7 के अंतर्गत साइंस में टोटल 18 चैप्टर है, तो आज ये 15 हो जाएगा, तो आगे के बस 3 से 4 चैप्टर और बचेंगे, जो जल्द ही आपको अगले 2 से 3 दिनों में समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम करेंगे 8वीं क्लास का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साइंस सीरीज के अंतर्गत NCERT को कवर किया जा रहा है, जो कि वर्तमान में हो रहे सभी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा अनुरोध है आप सभी से कि वीडियो में पूरा बने रहेंगे। इसलिए नहीं कि आप मेरा वीडियो पूरा देख के जाओ, इसलिए आप बने रहेंगे क्योंकि इस तरह की पढ़ाई, इस तरह की सीरीज NCERT का यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिल रहा है। हम यहाँ पर जो आपको है पूरी तरह से PDF को मैंने हाईलाइट करके रखा है। हाईलाइट करने के साथ साथ आपको पूरी क्लास में जो कुछ भी समझने वाली पॉइंट होता है उसको मैं याद कराता हूँ, समझाता हूँ। तो बस आप आगे आने वाले 40 से 45 मिनट हमारे लिए शामिल कर दीजिए। और इस 40 से 45 मिनट के अंतर्गत आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको आप अपना नोट करेंगे और वो सेल्फ नोट्स अपना तैयार करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अब आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए, और लाइक कमेंट तो आप करते हैं और करते रहिए, ठीक है। तो हम अब पढ़ना शुरू करेंगे। बीच में हम आपसे किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान देना है हमारे स्क्रीन पे और हमारे बात पे। तो आइए दोस्तों हम कवर करेंगे न्यू NCERT के अंतर्गत। हमारा चैप्टर है 11, ओल्ड NCERT के अनुसार हमारा चैप्टर नंबर 15। तो हम कंटिन्यूसली चैप्टर नंबर 15 को पढ़ेंगे और वह है प्रकाश यानी कि लाइट। तो लाइट कहता है कि आप अक्सर देखे होंगे घर वगैरह में छोटी छोटी पतली झिरी आती रहती है, किरण पुंज आते रहता है। वो क्या है, हमारा किसी न किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश का किरण पुंज के रूप में आता है, जो कि प्रकाश कहलाता है ना। आपने बहुत सारे ये गाड़ी वगैरह में आपने आगे का फ्लैश लाइट देखा होगा, सामने में इस तरह से आप देखो, ये ट्रेन है, इसमें देखो आप इस तरह से ऐसा लाइट देख रहे हैं, है ना। तो ये लाइट कहलाता है। तो आखिर ये है क्या, क्यों होता है, इसके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो यही आपका एक सवाल है। ये जो है आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश किस दिशा की ओर या प्रकाश कैसे गमन करता है, तो हम करेंगे सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। क्लियर। तो दोस्तों हम क्या जानेंगे, और आपको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कि इस बुक में जो भी कुछ अनवांटेड है, यानी कि जिसको हमें ज़रूरत नहीं होता पढ़ने के लिए, वो हम नहीं पढ़ते हैं। हम वही पढ़ते और पढ़ाते हैं जो आपको PDF हाईलाइट किया हुआ और इम्पॉर्टेंट है उसको पढ़ाते हैं। मैं पहले इस PDF को पढ़ता हूँ, उसको हाईलाइट करता हूँ, उसके बाद फिर आपको क्लास दे रहे हैं। यानी कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस आप मेरा 50% भी मेहनत कर लो, तब आपकी काम आसान हो जाएगा। और ये PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए तो हम बात करते हैं प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। तो इसके अंतर्गत कहता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो क्या होता है। यानी कि ये अभी आपसे सवाल कर रहा है, आगे इसका जवाब आपको मिलेगा कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन कैसे करता है इसके लिए जानना है। तो ये देखिए, ये एक है कोई लड़का आपके जैसा ही है, जो क्या कह रहा है कि एक मोमबत्ती की ओर देख रहा है।
जो कि मोमबत्ती सीधा है, पाइप से देख रहा है जो कि पाइप सीधा है, और एक जो है मुड़े हुए पाइप से देख रहा है, वो पता नहीं इसको दिखाई दे भी रहा है या नहीं दे रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। अब है प्रकाश का प्रवर्तन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। कहता है कि प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की मतलब स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। याद रखना है इस चीज़ को। क्या कह रहा है? स्टेनलेस इस्पात मतलब स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, यानी कि कोई थाली बर्तन जो होता है स्टील का वो लीजिए, या फिर एक चम्मच लीजिए। चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकता है, यानी कि मान लिया जाए कोई ये चम्मच है, तो ये चम्मच पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश को रिटर्न जो भेज देता है वो क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य करता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। तो ये याद रखना है कि जल का सतह जो है यह भी दर्पण के जैसा कार्य करता है। क्या करता है? दर्पण के जैसा कार्य करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हो, इसमें आपकी परछाई अक्सर आपको दिखाई देता होगा, है ना। तो ये क्या है? जल में वस्तुओं का प्रवर्तन के रूप में। ऊपर देखो पेड़ पौधा लगा है, इधर देखो, और यहाँ पर भी पेड़ पौधे की परछाई बन रही है। तो ये कौन सी क्रिया है? तो परावर्तन की क्रिया होता है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? इसको जानने के लिए हम आगे आते हैं। कहता है आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि अगर आपने कक्षा 6 नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जो कि आपको NCERT साइंस सीरीज के अंतर्गत मिल जाएगा। कहता है दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। ये याद रखना है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कि दर्पण पर पड़ने के बाद प्रकाश अपने रास्ते आने के बाद दर्पण से टकराने के बाद अपना रास्ता बदल लेता है, वह क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो याद रखना है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये देखिए एक कहानी दे रखा है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, पंचतंत्र जो कहानी है उसका एक यहाँ पर सारांश दिया गया है, चित्र दिया गया है कि शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही है, जिसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका प्रवर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। ये वाला आप देख सकते हो। ये कहानी अगर आपको याद होगा तो थोड़ा बहुत मुझे याद आ रहा है कि ये जंगल का जो राजा है ये खरगोश को बोलता है कि तुम मेरे लिए डेली खाना लेकर आओगे, लेकिन खरगोश डेली तो लाता था खाना, लेकिन किसी दिन क्या हुआ कि अब जंगल में कोई आ ही नहीं रहा था, कोई जानवर ही नहीं बचा सिर्फ ये खरगोश अकेला। तब ये समझ गया कि अब तो शेर मुझे ही खाएगा। तो इसने क्या दिमाग लगाया? ये दिमाग लगाता है और जाके शेर को बोलता है कि आपके जगह पर तो कोई और आ गया है, एक और शेर, जो कि हम भोजन ला रहे थे, उस भोजन को वो खा गया। ठीक है। शेर को लगा ऐसा कौन हो सकता है, तो ऐसा कौन हो सकता है, तो वही आकर के इसको ये पानी में दिखाता है कुआं में और बोलता है देखो आपके जैसा ही एक यहाँ पर भी है, और शेर उसमें छलांग मार देता है उसको मारने के लिए, है ना। कंपटीशन सब जगह है, आपके साथ भी है, यहाँ भी कंपटीशन है, शेर के साथ भी कंपटीशन है, आपके साथ भी कंपटीशन है। खरगोश ने ये कहानी दिया था। बस ओवरऑल यहाँ ये समझाने का प्रयास किया गया है कि कुएं के पानी द्वारा परावर्तन ही आप देख सकते हो। अब क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा वो आपको देखना है, तो बस हमने जो हाईलाइट किया है वही आपको जानना और कुछ नहीं। यहाँ पहेली है, पहेली कह रही है पहेली जानना चाहती है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। बूझो का विचार है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचे। क्या कह रहा है कि प्रकाश यानी कि कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देता है, तो प्रकाश जब उससे परावर्तित होकर हमारी आँख पर पहुंचती है तो वस्तु हमें दिखाई देता है।
क्लियर। अब यहाँ चेतावनी है, यानी कि कोई क्रियाकलाप किया जा रहा है उसके लिए चेतावनी है, तो अब आपको करना नहीं है। यहाँ देखिए क्या है, कहता है कि एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। क्या कह रहा है? दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यहाँ मोमबत्ती किसी वस्तु का उदाहरण है, ध्यान रखना है। जब दर्पण और किसी वस्तु के बीच में कोई प्रक्रिया की जाती है तो जो अलग वस्तु है, चाहे मोमबत्ती हो, पेन हो, टॉर्च हो, कोई भी हो, वो सभी क्या है, एक बिंब के रूप में जाना जाता है, वस्तु के रूप में जाना जाता है। और उसी का कॉपी जब दर्पण में बना जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब, मतलब बिंब की कॉपी। नहीं कहते दो प्रति संलग्न करें। आप फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है नीचे में दो प्रति संलग्न करें। संलग्न या प्रति का मतलब होता है कॉपी, कॉपी का मतलब होता है सेम टू सेम। तो क्या है कि मोमबत्ती जो है या वस्तु जो है दर्पण में जो दिखाई देता है वो क्या है, उसकी प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है। कहता है क्या प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब सीधा है? अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने अभी समतल दर्पण से चर्चा कर रहा है, ठीक है। हमारा अभी चर्चा किस पे हो रहा है? समतल दर्पण पे हो रहा है, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। कहता है कि क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। क्या है? सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। और समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान साइज का दिखाई देता है। यही तो आपको याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा और बिंब के यानी कि वस्तु के समान दिखाई देता है। क्लियर है? याद रखेंगे क्योंकि आगे चल के और भी अलग अलग दर्पण आएंगे। तब यहाँ से अब आपको ध्यान देना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के समान होता है, वस्तु के आकार के होता है। बूझो ने अपनी नोटबुक में लिखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा या बड़ा हो, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज के समान ही बनता है। आप समतल दर्पण लेंगे और समतल दर्पण में आप चाहे जितना बड़ा दर्पण हो, जितनी बड़ी आपकी हाइट हो, आप जितना बड़ा दर्पण लोगे या जितना छोटा दर्पण लोगे, आपका प्रतिबिंब उतना ही बनेगा, यानी कि उसके समान साइज का ही बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। और ये ध्यान रखेंगे, कहता है कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है, ठीक है। कह रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, आइए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए अब हम यहाँ देखते हैं, जो कि आपको देखो मैं सिर्फ वही करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, हाईलाइट मैंने पहले कर रखा है। तो जो छोड़ रहे हैं उस पर आपको ये नहीं सोचना अरे सब कुछ तो छोड़ा जा रहा है। आपको जो काम का है वही आप पढ़ो और ज़्यादा नहीं पढ़ो। अब देखो यहाँ पर एक समतल दर्पण रखा है। समतल दर्पण में यहाँ कोई वस्तु रखा है, ये देखो शायद शार्पनर है, जो काटने वाला कटर होता है वो। ये दर्पण रखा हुआ है, ये यहाँ पे शार्पनर रखा हुआ और यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतना ही दूरी पर होता है जितना कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। यानी कि हम समतल दर्पण का बात कर रहे थे और समतल दर्पण के अंतर्गत हमें यह पता चला कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु के समान होता है। और साथ ही साथ समतल दर्पण में किसी वस्तु को जितनी दूरी पर दिखाई दे रखा जाता है उतना ही दूरी पर वो दिखाई देता है। क्या क्या समझे हम एक बार फिर से बताते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वस्तु के आकार के होता है और वह उतना ही पीछे बनता है जितना पीछे वस्तु को रखी जाती है।
पहेली ने अपनी नोटबुक में लिख लिया कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान रखना है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होता है। तो यही आपका ओवरऑल सारांश निकला समतल दर्पण से, जिसको अब आपको याद रखना है और आप नोट करेंगे। जैसे पहेली ने नोट किया वैसे ही आपको भी नोट करना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा होता है, बिंब के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होता है। क्या होता है? दर्पण के सामने बिंब की दूरी के बराबर होता है। याद रहेगा। क्या क्या याद रखेंगे? दर्पण में प्रतिबिंब पीछे बनेगा। क्या बनेगा? पीछे बनेगा। समतल दर्पण में सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और वस्तु से क्या होगा? जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी दूरी पर, समान दूरी पर बिंब बनेगा। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। किससे? समतल दर्पण से। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण या वाम। दक्षिण मतलब दक्षिण दिशा यानी दायां, या वाम मतलब बायां के रूप में हम क्या जानेंगे, यानी कि दायां और बायां का कुछ प्रभाव जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको जानने के लिए अब आप बस ओवरऑल इतना देख लो कि जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में जो आप परछाई देखते हैं वो पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, पार्श्व उल्टा होता है, यानी कि ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व साइड में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता। मतलब कहना ये चाह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वो पार्श्व उल्टा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? पार्श्व उल्टा दिखाई देता है। आप अगर अपना दायां हाथ उठाओगे तो दर्पण में आपको बायां हाथ उठा हुआ प्रतीत होगा। जब आप बाएं कान में कनवाली पहनोगे तब आपको दाएं कान में कनवाली पहना हुआ प्रतीत होगा। ऐसा क्यों? तो ये समतल दर्पण में होता है। तो समतल दर्पण से हमने क्या क्या जाना कि समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा क्या करता है? तो वस्तु जितनी दूरी पर होती है यानी कि समान दूरी पर बनाता है। समतल दर्पण क्या बनाता है? तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण क्या करता है? तो ये वस्तु के समान प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण क्या करता है? तो प्रतिबिंब को पार्श्व उल्टा बनाता है। हम कितना भाग याद रखेंगे इसका? 5 भाग याद रखेंगे। किसका? समतल दर्पण का। ये देखो, एम्बुलेंस के बारे में भी वही लिखा रहता है। आप किसी गाड़ी के एम्बुलेंस में देखे होंगे तो आगे में एक उल्टा एम्बुलेंस लिखा रहता है। वो क्यों? क्योंकि जो आगे कोई गाड़ी चल रहा हो तो उस गाड़ी को पश्च दृश्य दर्पण मतलब जो पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है उससे देखने पर वो उल्टा लिखा हुआ आगे गाड़ी वाले को एम्बुलेंस स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए उसको एम्बुलेंस को उल्टा लिखा जाता है। तो ध्यान रखना है कि जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण यानी कि पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण में देखता है तो वह रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकता है और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देता है। ये देख लो, ये एम्बुलेंस इस तरह से लिखा रहता है। अब आता है गोलीय दर्पण के खेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जरा ध्यान से समझेंगे। गोलीय दर्पण यानी कि दर्पण के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप देखो यहाँ पर चम्मच का प्रयोग किया जा रहा है। कह रहा है चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर बना प्रतिबिंब आप देख रहे हो, ये कोई सुंदर सा लड़का है, शायद आप ही हो, है ना। और ये है चम्मच के भीतरी पृष्ठ पर बना प्रतिबिंब, यानी कि अंदर चम्मच के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ गड्ढा और एक तरफ उठा, तो दोनों तरफ देखने का प्रयास किया जा रहा है। आपको क्या समझना है? कहता है कि चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। वक्रित दर्पण यानी कि जो गोल दर्पण होता है उस दर्पण का उदाहरण कौन है? तो गोलीय दर्पण है। तो ध्यान रखना, गोलीय दर्पण किसका उदाहरण है? तो वक्रित दर्पण का उदाहरण है। क्या याद रखेंगे? गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का उदाहरण है, याद रखना है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर सवाल आया कि अवतल और उत्तल ये क्या है? तो अवतल और उत्तल वो है कि जब आप कोई चम्मच लोगे तो ये जो चम्मच है,
चम्मच के बाहरी भाग को अगर आप देखोगे, बाहर वाला भाग को, तो ये उत्तल कहलाता है, और जब अंदर वाली भाग को देखोगे तो वो अवतल कहलाता है। क्या कह रहा है कि चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। क्लियर। गोलीय दर्पण जो कि वक्रित दर्पण का उदाहरण है। गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। वह भाग जो भीतरी पृष्ठ पर बनता है वह अवतल दर्पण कहलाता है, और जो बाहरी पृष्ठ पर यानी कि उभरे हुए भाग पर बनता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर। ये यहाँ से आपको 3 तरह के सवाल है, और 3 दूना 6 सवाल है। क्या क्या है एक बार पुनः समझेंगे। गोलीय दर्पण किस दर्पण का उदाहरण है, तो वक्रित दर्पण का उदाहरण है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जब अवतल होता है तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो दर्पण की बाहरी पृष्ठ जब उभरा होता है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के बाहरी पृष्ठ को उत्तल दर्पण कहा जाता है। यानी कि गोलीय दर्पण के बाहरी उभरी हुई उठी हुई पृष्ठ को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और गोलीय दर्पण के आंतरिक या भीतरी भाग को अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के आंतरिक या गड्ढे वाले भाग या भीतरी भाग को हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर। ये यहाँ पर जितने हाईलाइट किया हुआ 3 रंग से है, ये तीनों आपका इम्पॉर्टेंट है, और आप अभी ये देख सकते हो। ये कोई गोलीय दर्पण है, इसका बाहर की भाग रंगा हुआ है और अंदर परावर्तक पृष्ठ है, तो अंदर जो है यह अवतल दर्पण कहलाएगा। अंदर यानी कि भीतरी भाग अवतल कहलाता है, और जिसका भीतर का भाग रंगा हो और बाहर का भाग उठा हुआ हो यानी कि गड्ढा वाली हो बाहरी पृष्ठ, तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर। जब अंदर की ओर गहराई हो, भीतर की ओर चिकनाहट हो और बाहर की ओर रुखड़ापन हो तो वो कहलाता है अवतल। जब भीतर की ओर गहराई किया हुआ हो और बाहरी पृष्ठ चिकना हो तो वो कहलाता है उत्तल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है अवतल तथा उत्तल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। इसके लिए कहता है रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। ये आप गेंद देख सकते हैं, इसको आपको जानना है। कहता है सावधान, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। ठीक है। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है। जो ये आप देख लो, अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला, इसको हम कहेंगे अवतल, जो बाहर वाला भाग है उसको कहेंगे उत्तल। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक और नया सवाल हमें मिला कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभी तक हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहा था। समतल दर्पण के अंतर्गत क्या क्या पढ़े उसको आइए हम एक बार रिवीजन करते हैं। तैयार हैं आप रिवीजन करने के लिए? बिल्कुल। तो समतल दर्पण के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा उसके जानने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के अंतर्गत हमने जाना कि वस्तु के आकार का समान वस्तु की प्रतिबिंब बनता है। दूसरा हमने पढ़ा कि ये समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा हमने पढ़ा कि समतल दर्पण वस्तु जितना दूरी उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि समान दूरी पर बनाता है। चौथा हमने पढ़ा कि ये वस्तु की प्रतिबिंब को पार्श्व उल्टा बनाता है। कैसा बनाता है? पार्श्व उल्टा बनाता है। पांचवा हमने पढ़ा कि समतल दर्पण को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और भी कुछ पढ़े थे, 1 2 3 4 5, एक शायद और कोई छूट रहा है। समान हो गया, सीधा हो गया, दूरी समान हो गया, पार्श्व उल्टा हो गया, और एक जो था पीछे। हमेशा प्रतिबिंब समतल दर्पण में कैसे बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है।
अब आप इसको एक जगह नोट करो, ये पूरी समतल दर्पण की निचोड़ हो गई। क्या क्या? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वस्तु के समान बनता है, वस्तु जितना दूरी पर होगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा पार्श्व उल्टा होता है। क्लियर? आइए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि एक चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है, मतलब ऊपर क्रियाकलाप की गई थी, उसको जब हम पर्दे पर प्राप्त कर रहे थे, यानी कहना ये चाह रहा है कि किसी भी वस्तु का जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब बनाने पर अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बन जाए तो वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। स्मरण करना है 11.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया गया था। इस प्रकार प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्लियर है? और समतल दर्पण से प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, याद रखेंगे। ये देखो यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब की प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन हमें वहाँ जानना नहीं है। और ये है अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब। मतलब ये देखो, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब को हम क्या कर रहे हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पर उतार रहे हैं। ये दर्पण है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण को जितना नज़दीक रखे पर्दा पर उसका प्रतिबिंब उतना बड़ा बना, अवतल दर्पण को जितना दूर किए प्रतिबिंब उतना ही छोटा बना। ये इतना याद रखना है कि अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अवतल दर्पण द्वारा बने वाला प्रतिबिंब वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से जितना दूर दर्पण होगा उसकी लंबाई उतना ज़्यादा मतलब पर्दे पर प्रतिबिंब उतना छोटा होगा। यानी दर्पण वस्तु के जितना नज़दीक होगा प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा, वस्तु दर्पण से जितना दूर होगा प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। किसमें? अवतल दर्पण में। किसमें? अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब को अवतल दर्पण वस्तु के जितना नज़दीक होगा पर्दे पर प्रतिबिंब उतना बड़ा बनेगा। अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से अवतल दर्पण जितना दूर होगा पर्दे पर उसकी परछाई उतना छोटा होगा। क्लियर है? और समतल दर्पण से हम प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते, और समतल दर्पण में जितना दूर वस्तु होगा उतना दूर उसकी परछाई भी बनेगी। अब यह है अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब यानी कि इसको हम पर्दा पर जब नहीं रख पाते हैं, पर्दा पर नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो ये जो ऐसे ही परछाई जो बन रहा है ये परछाई क्या है, तो आभासी प्रतिबिंब के रूप में जाना जाता है। मतलब आप उसको फील कर सकते हो, काल्पनिक जिसको कहते हैं। अब आते हैं आगे। कहता है हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है, याद रखेंगे। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। क्या कहना चाह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब मतलब वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, और ये वास्तविक और आभासी हो सकता है। वास्तविक मतलब रियल वाला जिसे हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी मतलब काल्पनिक जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं वो होता है। तो ओवरऑल क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा या बड़ा होता है, और ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जबकि हमने समतल दर्पण में पढ़ा कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है, और वह हमेशा क्या करता है, तो वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक
प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः अपने डॉक्टर को आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञ द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। और ये सवाल यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं, तो याद रखना है कि आँख, नाक, कान, गले के डॉक्टर कौन से दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। यानी कि आप यहीं से एक सवाल याद रख सकते हो कि आप डॉक्टर के देखे होंगे कि वो आपको देखने के लिए, आपके दांत को देखने के लिए दर्पण को जैसे जैसे नज़दीक ले जाता है, आपके दांत के पास वो जैसे जैसे नज़दीक लेके जाता है, वो प्रतिबिंब उतना बड़ा बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु से अवतल दर्पण को पास लाया जाता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और जब किसी वस्तु से दर्पण को दूर लेके जाया जाता है तो प्रतिबिंब छोटा बनता है। क्लियर, याद रहेगा। आप अपने आप को इमेजिन करेंगे अवतल दर्पण के समय कि मेरा दांत खराब हो गया है, डॉक्टर मेरा दांत चेक कर रहा है, तो आप देखते होंगे कि डॉक्टर जो है दर्पण को आपके मुंह में डालता है। मुंह में डालने के बाद, घुसाने के बाद आपके दांत को देखता है और कहता है कि इसमें कीड़ा है। तो ये कीड़ा जो है वो कैसे दिखाई दिया, जब दर्पण को आपने पास मिलाया, दर्पण को अपने पास मिलाया, पास मिलाने के बाद वो जो है आवर्धित होकर के, यानी कि बड़ा होकर के उसको डॉक्टर को दिखा कि आपके दांत में कोई कीड़ा है या कोई गड्ढा है। ठीक है, तो ये क्या है कि अवतल दर्पण हमेशा वस्तु को जितना नज़दीक वस्तु के होगा प्रतिबिंब उतना बड़ा बनाएगा, और अवतल दर्पण वस्तु से जितना दूर होगा प्रतिबिंब उतना छोटा बनाएगा, और प्रतिबिंब जितना छोटा होगा उतना ही वो क्या होगा, अवतल दर्पण दूर होगा। और अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो हमेशा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये देखो डॉक्टर वाली प्रक्रिया यहाँ है। कहता है टॉर्च, कार तथा स्कूटर के आगे दीप के प्रवर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। ये याद रखना है कि जो आगे का हेडलाइट जिसको बोलते हैं, आप गाड़ी वगैरह में ये पूछा जाता है कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सी लाइट होती है, दर्पण आगे वाला जो होता है तो वो अवतल दर्पण होता है। पीछे देखने के लिए जो होता है वो होता है उत्तल, पीछे देखने के लिए जो होता है वो उत्तल होता है, और जो हेडलाइट होता है वो अवतल होता है, क्योंकि ये वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कहता है साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा, मतलब साइकिल की जो घंटी होती है उसमें आप देखें, तो कहता है घंटी का प्रवर्तक पृष्ठ उत्तल है, यानी कि घंटी जो होता है उत्तल दर्पण के जैसा काम करता है। अब ये देखो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाया गया है। तो कहता है कि क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पण, मतलब पीछे साइड मिरर जिसको बोलते हैं, में उपयोग किए जाने वाले दर्पण को पहचान सकते हैं। ये उत्तल दर्पण है। वाहन का जो साइड मिरर होता है वो उत्तल होता है, हेडलाइट जो होता है वो अवतल होता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण जो होता है फैला हुआ प्रतिबिंब, मान लो ये दर्पण है तो उत्तल दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब दूर तक दिखाई देने वाला। ठीक है, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है। कौन? उत्तल दर्पण। ये देख लो। अब आता है हमारा लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना चाहिए, अब देखो कहाँ गया, हाँ यहाँ पर उत्तल दर्पण के बारे में आपसे सवाल किया है कि क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बीम को किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। उत्तल दर्पण को आप कहीं भी रखो उसमें आपको वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्या आप बीम से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? तो हाँ, प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उत्तल दर्पण में जो है वास्तविक और बड़ा बनता है, ये बताना चाह रहा है। देख लो, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अब आता है लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। अब हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे तो ज़रा ध्यान से समझेंगे। कहता है आपने आवर्धक लेंस यानी कि हैंड लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। ये है आपका आवर्धक लेंस, ठीक है, जो क्या करता है, वस्तु को केचुआ ये सभी के शरीर को बड़ा करके दिखाने का काम करता है।
लेंस का उपयोग व्यापक रूप से चश्मा, दूरदर्शक, दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। कहाँ कहाँ पे? तो चश्मा में, दूरदर्शक में और सूक्ष्मदर्शी, ये सभी में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस होते हैं। अब ध्यान रखना है, अब हम लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। लेंस भी दो प्रकार का होता है और दर्पण भी दो प्रकार का होता है, तो ये ध्यान रखना है। दर्पण क्या है? दर्पण भी दो प्रकार का और लेंस भी दो प्रकार का। लेंस जो होता है ये भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता है, और दर्पण भी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है। तो कह रहा है कि वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा प्रतीत होता है, बीच में मोटा प्रतीत होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। जो पतला रहेगा बीच में जो पतला रहेगा वो अवतल लेंस, और जो बीच में मोटा होगा वो उत्तल लेंस कहलाता है। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। लेंस कैसा होता है? पारदर्शी होता है। लेंस क्या है? पारदर्शी होता है। ये आप देख सकते हो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस यहाँ पर दी गई है। ये जो है देखो, बीच में ये मोटा हो रहा है तो ये उत्तल है, बीच में ये पतला हो रहा है तो ये अवतल लेंस है। चेतावनी दी गई है कि लेंस से सूरज को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब उत्तल लेंस को आप अपने शरीर पर फोकसित मत करना, नहीं तो जल जाओगे। उत्तल लेंस द्वारा सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब देखो यहाँ बन सकता है, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा हम वास्तविक प्रतिबिंब को बना सकते हैं, ये याद रखना है। अब कहता है हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते रहता है। क्या है कि दर्पण में क्या होता है कि बिंब की विभिन्न स्थिति के लिए प्रतिबिंब की आकृति और साइज बदलते रहता। अब है यहाँ पर बॉक्स में दे रखा है कि सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित कर देता है। ध्यान देना है कि उत्तल लेंस पर पड़ने वाला जो आपतित प्रकाश होता है उसको प्रकाश को अभिसरित मतलब अंदर की ओर मोड़ देता है। उत्तल लेंस प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है ना, अक्सर पूछा जाता है कि अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस किसको कहते हैं, या उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं। यह सवाल पूछेगा अभिसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस पर पड़ने पर प्रकाश जो है वो क्या करता है, उसको एक जगह मोड़ देता है। उत्तल लेंस पर पड़ने वाला प्रतिबिंब उसको अभिसरित कर देता है, मतलब अंदर की ओर मोड़ देता है, संकुचित कर देता है, तो वह अभिसारी लेंस कहलाता है। वही कह रहा है इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित मतलब बाहर की ओर मोड़ देता है, तो हम उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो याद रहेगा, उत्तल लेंस, उत्तल को हम कहते हैं उत्तर को कहते हैं अभिसारी, अवतल को कहते हैं अपसारी। तो कैसे याद रखेंगे? 3 और ये ऊ है, ये अ है, ऊ लाला गाना सुने हैं ना, ऊ लाला, तो ऊ लाला से ऊ से उत्तल और आलाला से अभिसारी, उत्तल अभिसारी अवतल अपसारी। अब क्लियर? ये याद रखना है, पूछा जाता है सवाल और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो, अब आप बताओ इसमें ये उत्तल है या अवतल है। ये देखो, ये प्रकाश आ रही है, ये प्रकाश आई, ये दर्पण पे पड़ा, ये अब उत्तल दर्पण है, और ये उत्तल दर्पण क्या किया, इसको अंदर की ओर मोड़ दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी या अपसारी? अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। अब ये है प्रकाश आ रहा है, ये बीच में लगा है अवतल दर्पण, ये देखो प्रकाश को आगे की ओर फैला दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। ऐसे भी देखो, अप मतलब होता है उठना, यानी कि अप मतलब फैलना, तो अवतल जो होता है जो वो क्या करता है, बढ़ा देता। और ऐसे भी देखो, नाम से भी आप इसको याद रख सकते हो। अवतल बड़ा सा है, अवतल क्या है, नाम लिखने में बड़ा बुझाता है, तो प्रकाश को क्या करेगा, बड़ा कर देगा, फैला देगा। तो ये क्या कर देगा, अप कर देगा। क्या कर देगा, प्रकाश को अप कर देगा, बड़ा कर देगा, तो अवतल अपसारी कहलाता है। और उत्तल का नाम भी छोटा लिखाता है, और उत्तल क्या करता है, प्रकाश को छोटा कर देता है, तो वो अभिसारी कहलाता है।
ये आप देख लो यहाँ पर ABCD जो भी कुछ दे रखा है। कहता है विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के लिए उत्तल लेंस का बना प्रतिबिंब। देखो उत्तल लेंस में ये लेंस है, ये दर्पण है। तो उत्तल लेंस भी ये कह रहा है कि उत्तल लेंस वस्तु से जितना दूर होगा उतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से जितना दूर होगा उतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। फिर दूसरा कह रहा है कि वस्तु के जितना पास से उत्तल लेंस होगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब आगे चलते हैं। कहता है इसका अर्थ यह है कि हम लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को बिंब की दिशा में देखते हैं। क्या करते हैं? बिंब की दिशा में देखते हैं। आइए अब कहता है कि क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो। क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या वास्तविक है या आभासी है? ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। क्या है? आवर्धित लेंस की भांति काम किया जाता है, याद रखेंगे। आगे कहता है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज के छोटे होते। याद रखना है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सदैव आभासी मतलब काल्पनिक, सीधा और बिंब के साइज का बराबर होता। जबकि हमने जब अवतल दर्पण पढ़ा तो अवतल दर्पण में हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, लेकिन अवतल लेंस में सदैव आभासी, सीधा और बिंब के साइज के छोटा होता है। हाँ, तो बात समझ गए। अब हम पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो श्वेत होता है यानी उजला होता है या रंगीन होता है, इसके बारे में हमको जानना है। तो आप लोग इंद्रधनुष के बारे में बहुत सुने होंगे और इंद्रधनुष देखे भी होंगे। तो उसी से संबंधित हमारा ये है कि क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान किया होगा कि यह प्रायः वर्षा के बाद दिखलाई देता है। इंद्रधनुष जो होता है ये वर्षा के बाद जो उसकी छोटी मोटी जो बूंद होती है, छोटी छोटी बूंदें, और सूर्य की प्रकाश जब एक साथ आता है तो वो क्या होता है? विक्षेपित होकर के वो इंद्रधनुष के रूप में तैयार होता है। कहता है कि जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। यानी कि इंद्रधनुष जो होता है अनेक रंगों का, मोस्टली 7 रंग का होता है। ठीक है। कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग यानी कि वर्ण होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपको पता होगा लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, ये इसका क्रम है। ठीक है, ऊपर से क्रम है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, जिसको एक शॉर्टकट में भी हम लोग पढ़ते बैजानी पीनाला, है ना, जो कि नीचे से ऊपर की ओर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब कहता है पहेली आपको बताना चाहती है कि आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूर्य की ओर हो। इंद्रधनुष आप कब देख पाएंगे? जब आपका पीठ सूर्य की ओर हो, यानी कि इंद्रधनुष जो होता है सूर्य के अपोजिट बनता है। कहने का मतलब ये है कि इंद्रधनुष सूर्य के अपोजिट बनता है। सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है, ये भी आपको पता है, मतलब 7 रंगों का भी हमने देखा था। कहता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया? प्रिज्म का प्रयोग किया। प्रिज्म को जब हमने लिया, प्रिज्म से जब सूर्य का प्रकाश को हमने पास किया तो पास करने पे हमें 7 रंग का सूर्य दिखाई दिया, यानी कि उसका किरण दिखाई दिया। तो वही कहता है कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान होते हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत प्रकाश कहा जाता है। और यहाँ पर दिया है कि प्रिज्म सूर्य के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। ठीक है। फिर कहता है इसका अर्थ यह है कि श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होता है, यही आपको याद रखना। मैं क्रियाकलाप ऊपर में नहीं पढ़ता हूँ, इसलिए आपको वो टेंशन नहीं लेना है। बस श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है, इतना याद रखना है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। कहता है जब डिस्क तेजी से घूमती है, डिस्क मतलब जो सीडी वाला जो पहले आता था वो, डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाता है तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। याद रखना है न्यूटन की डिस्क क्या है कि जब तेजी से डिस्क को घुमाया जाता है तो उसके अलग अलग रंग तेजी से घूमने के कारण श्वेत रंग से दिखाई देने लगता है, वह न्यूटन का डिस्क कहलाता है। क्लियर? ये वही आप यहाँ देख सकते हो। और इस प्रकार ये चैप्टर होता है हमारा समाप्त। अब जो हमने इस
इस चैप्टर के अंतर्गत, प्रकाश के अंतर्गत कौन कौन से शब्द पढ़ा वो हम जानते हैं। तो हमने पढ़ा अवतल लेंस, अवतल लेंस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अवतल दर्पण के भी बारे में पढ़ा, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा, प्रतिबिंब, बिंब, आवर्धक लेंस, पश्च दृश्य दर्पण, इन सभी के बारे में हमने आपसे यहाँ पर चर्चा किया है। अब आप जानेंगे कि आपने क्या सीखा, इस पूरी क्लास में आपने क्या सीखा। वो है तो कहता है प्रकाश सरल रेखा के अनुदेश गमन करता है, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब की दूरी पर होती है। क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, बिंब के समान यानी कि वस्तु के समान आकार का होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और जितनी की दर्पण सामने होता है उतनी ही उसकी दूरी होती है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब बिंब का वाम भाग मतलब बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग यानी कि बायां भाग दिखाई देता। हमने बताया था पार्श्व उल्टा दिखाई देता। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। याद रखेंगे, अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। क्या है कि अवतल दर्पण वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब वस्तु को दर्पण के बहुत ही पास रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। आवर्धित का मतलब बड़ा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा होता है। याद रखना है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। कहता है उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। क्या है? उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। क्या है कि उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में उत्तल लेंस वास्तविक और उल्टा बनाएगा और लेंस के अत्यंत निकट रखेंगे तो प्रतिबिंब आभास यानी कि काल्पनिक, सीधा लेकिन बड़ा बनेगा उत्तल लेंस में। ठीक है, और जबकि अवतल दर्पण में हमने पढ़ा कि वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब बनता है लेकिन आभासी, सीधा और बड़ा होता है जब अत्यंत निकट रखते हैं। तो सेम काम उत्तल लेंस में है, वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि जब लेंस और अवतल दर्पण, एक चीज़ आप कॉमन याद रख लो, लेंस और अवतल दर्पण दोनों एक समान काम करता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस की प्रकृति समान होती है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के नज़दीक जब वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। कहता है जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धक लेंस कहते हैं। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। ये था आपका पूरा अभी तक जो हमने पढ़ा। अब यहाँ है क्वेश्चन, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह कहलाता है। बताइए, जिसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वह आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। ख है कि यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी और साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल द्वारा बना होगा। तो ये अगर आभासी और साइज में छोटा है तो उत्तल लेंस द्वारा, दर्पण है उत्तल लेंस द्वारा बना होगा। फिर कहता है यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के साइज के बने तो ये दर्पण होगा। बिंब के साइज का हमेशा बनेगा तो ये समतल हो जाएगा। फिर कहता है जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। फिर कहता है अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब सत्य असत्य को खोजना है। कह रहा है का नंबर कि हम अवतल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं।
आवर्धित तो हम करते, सीधा नहीं करते, उल्टा करते हैं। आवर्धित तो करेंगे, बड़ा करेंगे जब अत्यंत निकट उत्तल दर्पण। एक मिनट, यहाँ उत्तल दर्पण है, आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब, हाँ चलेगा, ये सही है। लेंस रहता तब उल्टा हो जाता। अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, नहीं। अवतल लेंस अवतल लेंस, हाँ तब ये सही है, अवतल लेंस है, यही कन्फ्यूजन होता है लेंस और दर्पण में, ठीक है। अवतल ना, एक मिनट, क्या कह रहा है, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। अवतल दर्पण में हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और सदैव नहीं, वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, तो ये भी गलती हो गया, ठीक है। अब एक कॉलम में मिलान करना है, देखते हैं, प्रयास करते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या करेगा, सीधा तथा बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सीधा तथा बीम के साइज का बनता है, हाँ तो समतल दर्पण 5 नंबर हो जाएगा भी। उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण क्या करेगा, खोजिए, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस खोजना पड़ेगा सबको। देखो अवतल दर्पण तो ये वाला एक दिख रहा है दंत चिकित्सा वाला, तो ये सीधा हो गया, इसको लगा ही दो। फिर क्या है, आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, अधिक क्षेत्र वाला बना देगा उत्तल दर्पण, ठीक है। फिर है उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। फिर प्रतिबिंब सीधा तथा बीम के साइज का, तो ये तो कौन सा बना रहा था, ये हो गया समतल दर्पण वाला, यहाँ से ले लो। उसके बाद जो बच गया वो यहाँ ले लो, एक बार फिर से, ठीक है। समतल दर्पण हो गया, प्रतिबिंब सीधा तथा बीम के साइज का प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल लेंस उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक दांत को आवर्धित करके देखता है। अवतल लेंस सीधा और बीम के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब बाकी यहाँ पर जो है वो आपका 1 लाइनर सवाल है, तो आप बना सकते हैं। अब यहाँ देखो 11 नंबर है कि बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण, बड़ा बनाना है। समतल दर्पण तो बराबर बनाता है, बड़ा बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। फिर है डेविड अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी 4 मीटर है। एक वो दर्पण की ओर ही चल रहा है तो एक और घट जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है एक कार का पश्च दृश्य यानी पीछे का दर्पण जो है समतल दर्पण है। ड्राइवर अपनी कार को 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बैक करते समय पश्च दृश्य दर्पण में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किए हुए किसी ट्रक का प्रतिबिंब देखता है। ड्राइवर को ट्रक का प्रतिबिंब जिस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा हुआ है। ध्यान देंगे यहाँ पर समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में बराबर ही चलता है, तो ये 2 मीटर ही प्रति सेकंड से चलेगा। अब बाकी जो नीचे है वो आपको बनाना है, सॉल्व करना है। अब यहाँ है आपका क्या आप जानते हैं, तो कहता है कि दर्पण अस्त्रों की भांति भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। कहते हैं कि ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने लगभग 2000 वर्ष पहले ऐसा कर दिखाया था। जब रोमनों ने ग्रीक के समुद्री तट के साइराक्यूज, ये ध्यान रखना है, साइराक्यूज सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया तो आर्किमिडीज ने 11.34 ये जो दर्पण दृश्य दिख रहा है दर्शाया अनुसार दर्पण को लगाया। दर्पणों को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता था। इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया गया कि वे सूर्य के प्रकाश को रोमन सैनिकों के ऊपर परावर्तित कर सकते थे। सूर्य के प्रकाश से रोमन सैनिक चौंधिया आ गया। वे नहीं जानते थे कि क्या हो रहा, वे चकरा गए और भाग खड़े हुए। यह एक ऐसा उदाहरण है जो यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार सैनिक ताकत पर सूझबूझ से विजय पाई जा सकती है। ओवरऑल आपको इतना याद रखना है कि आर्किमिडीज ने यह काम किया था और कब तक रोमन ने ग्रीक के समुद्री तट पर आक्रमण किया था, तब साइराक्यूज सिसिली नामक नगर पर आक्रमण किया था तब। और ये होता है इस प्रकार समाप्त, और इस प्रकार आपका चैप्टर नंबर 15 भी होता है समाप्त। टोटल 18 चैप्टर है, तो बाकी के 3 चैप्टर अब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे, 16, 17, 18 इस सप्ताह तक आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 16 में। बाकी जाते जाते आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके वीडियो को हमसे बने रहेंगे और यूं ही डेली वीडियो देखते रहें, बनते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, खाते रहें, खिलाते रहें, घूमते रहें, घुमाते रहें और जो भी करना है करते रहें, लेकिन पढ़ते रहें। तो अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।